आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माइस्क्ल के अंदर हम किस तरीके से डेटाबेस को नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर क्रिएट करते हैं। लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसके अंदर हमने ये देखा था कि टेबल वगैरह हम किस तरीके से बनाते हैं, चीजों को यूज किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ आज की क्लास के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास एसक्यूएल क्या है, सिक्वल फॉर्म क्या है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम किस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक के अंदर जो है हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा डीएमएल ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो पीएचपी माई एडमिन के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर आप रूट से जो है लॉगिन हो गए। अब यहाँ हम एक डेटाबेस बनाएंगे। देखिए डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए ये जो चीजें मैं अभी आपको लेक्चर में बता रहा हूँ ना, ये हमारे पास इसकी लंबी चौड़ी किताबें हैं, वो 800 पेज की बुक है, वो मैं डाल दूंगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अब वो समझ ले आप पढ़ते रहे 6 महीने तो उसमें लगेंगे, लेकिन जो अभी आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे ये होगा कि कम से कम एक आप आरडीबीएमएस की डेटाबेस जो कि हमें रिक्वायर्ड है एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए वो हम बना लेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा और फिलहाल हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आरडीबीएम्स के जो मोटे-मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम देखेंगे। मोटे-मोटे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है, इसके अलावा हमारे पास हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं, एंटिटीज क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप्स क्या होती है। जैसे नोट्स भी मैं इसके डाल दूंगा क्योंकि उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस का एक ओवरव्यू लिया था और हमने ये देखा था कि अगर हम ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप पुरानी वीडियो देखें, लास्ट क्लास की वीडियो हमारी ना। तो अगर हम ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे तो हमारी डेटाबेस की हालत क्या होगी, यानी उसके अंदर हमारे पास 4 किस्म की एनोमलीज आ जाती है, जैसे इंसर्शन एनोमली है, अपडेशन है, डिलीशन है, सिलेक्शन है। तो ये मसले आते हैं अगर आप ये सारे रूल अप्लाई नहीं करेंगे जिनको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, रिमूवल ऑफ एनोमलीज फ्रॉम द डेटाबेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी एनोमलीज हैं उनको रिमूव करने का नाम नॉर्मलाइजेशन है। अब हमने यहाँ पर अपनी एक डेटाबेस क्रिएट कर दी जिसको मैं अपनी ecom db का या ecom mydb का नाम मैं दे रहा हूँ। ये डेटाबेस का नाम यूनिक होना चाहिए, पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर हम एक डेटाबेस बना रहे हैं और उसके अंदर मैंने कहा कि मुझे कंट्री और सिटी की इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर करनी है। अब लास्ट टाइम आई थिंक हमने कंट्री और सिटी की इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर ली थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आज स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों का भी एक पोर्टल हमने डिजाइन किया है, उसके अंदर हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रखा है। तो अब हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जब हम स्टोर कर रहे होंगे तो उसके अंदर से कौन कौन से हम कॉलम बनाएंगे और कौन कौन से हम टेबल बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एंटिटी किसे कहते हैं, हर वो चीज जो कि यूनिक हैसियत रखती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। या फिर दूसरे सेंस में हम हर उस चीज को एंटिटी कहते हैं जिसके ना होने से सिस्टम नहीं चलेगा। अब इसमें जरूरत दो किस्म की आ जाती है। एक तो ये है कि एक ऐसी एंटिटी है जिसके ना होने से सिस्टम चलेगा ही नहीं, और एक ऐसी एंटिटी है जो कि अगर नहीं होगी तो फिर भी सिस्टम चल जाएगा लेकिन मसले मसाइल आएंगे। तो इसमें दो किस्म की एंटिटीज हमारे पास होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, वीक एंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसमें क्लास एक कंडक्ट कर रहा हूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी यहाँ पर जो है वो टीचर का होना है, स्टूडेंट का होना है, इंटरनेट का होना है, पीसी का होना, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है हमारे पास। अब वीक एंटिटीज के अंदर क्या है, प्रेजेंटेशन नहीं भी नहीं, कोई मसला नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आपके पास जो है ना ये लेक्चर डिलीवर हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है और कौन कौन सी वीक एंटिटीज है। इसके अलावा हम ये देखेंगे इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक जो एंटिटी होती है उसमें कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम की डेफिनेशन क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बताई थी कि हर वो चीज जो सिंगल वैल्यू रखती है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, उसको कॉलम कहते हैं, उसको फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो है ना हमारे पास चीजें आ जाती हैं। अगर मोंगोडीबी की हम बात करें तो उसको हम वहां पर
डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो अभी तक दो चीजें मैंने डिस्कस की, एक चीज आपको बताई एंटिटीज, उसके अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है और वीक एंटिटी क्या होती है। और एक और चीज मैंने अभी आपको बताई है कॉलम की डेफिनेशन, कि हर वो चीज जो कि सिंगल वैल्यू रखती है उसको हम कॉलम कहते हैं। ये बताएं, ये दोनों चीजें सब लोगों के समझ में आ गई? जिसके समझ यस में नहीं सर। आई वो पूछे। हाँ भाई, सब लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि हम आगे चल सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने आपको शुरू में भी लेक्चर ये क्लियर कर दिया कि आप थोड़ा सा हमारा पेस ज्यादा होगा, इस वजह से आप सर सबको अटेंशन रहना। हाँ बोले। सर कॉलम्स को ही एट्रीब्यूट्स ऑफ फील्ड भी बोल सकते हैं? हाँ, एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं, फील्ड भी बोल देते हैं, मोंगोडीबी में हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर जो कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर फिलहाल मैंने 4 कॉलम बना लिए, आगे चल के हम और भी कॉलम हम बना सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब देखिए वही वाली बात है, लास्ट टाइम वाली पुराना लेक्चर क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर मैंने बताया था कि हर एंटिटी को हम एक आइडेंटिफिकेशन की देते हैं जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे स्टूडेंट आईडी। ये इंटीजर हो गया हमारे पास। ओके, फिर उसके बाद हम सेकंड चीज यहाँ पे देते हैं नेम। ठीक है, नेम जो है मैं क्यों दे रहा हूँ, नेम मैं इसमें दे रहा हूँ कि देखो नेम जो होता है वो एक स्टूडेंट कितने होते हैं, एक होते हैं, ये कॉलम बन सकता है। ठीक है जी, फादर नेम भी एक ही होता है, ये भी कॉलम बन सकता है। ये क्वालिफिकेशंस, एक स्टूडेंट की कितनी क्वालिफिकेशन होती है और बताएगा? एक स्टूडेंट की कितनी क्वालिफिकेशन है? आपकी जो क्वालिफिकेशन कितनी है सर एक ही होगी, ग्रेजुएशन चल रही है। होती है? आपने मैट्रिक भी किया होगा, आपने इंटर भी किया होगा, आपने उसके बाद कुछ और भी किया होगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कॉलम जो है, ये कॉलम बनेगा या टेबल बनेगा? टेबल बनेगा सर, टेबल बनेगा। टेबल बनेगा। टेबल बनेगा। मेन रीजन उसका ये है, देखिए इस चीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक नॉर्मलाइज डेटाबेस हो तो उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, उस पे एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर एक डीनॉर्मलाइज डेटाबेस हो तो वो कभी भी प्रोग्राम नहीं हो सकती, उसमें कभी भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं बन सकती। तो यहाँ पर जो है हम जो है क्वालिफिकेशन को नहीं देंगे। फिर क्वालिफिकेशन कहाँ आई, उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखिए एक और भी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि वो जो हमने लास्ट टाइम आपको क्लियर की थी कि कभी भी जो रिलेशनशिप है वो कौन होल्ड करता है? चाइल्ड होल्ड करता है, पेरेंट कभी भी होल्ड नहीं करता। जैसे बताया कंट्री और सिटी है, तो कंट्री के अंदर पेरेंट जो है वो कंट्री है और सिटी उसका चाइल्ड है। तो सिटी हमेशा ये होल्ड करेगा कि उसकी कंट्री कौन सी है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो मास्टर इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट है, जिसमें उसका नेम, फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसका फोन नंबर, ये सब चीजें शामिल है। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन चाइल्ड है। पहले स्टूडेंट होगा तो क्वालिफिकेशन बनेगी। इसका मतलब यह है कि जो हम क्वालिफिकेशन का टेबल बनाएंगे उसके अंदर स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन का कोई लिंक नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, सबके क्लियर? ठीक है, अब देखिए जब मैं पूछूंगा भाई क्लियर हो गया, तो जिसको समझ में नहीं आया ना वो सवाल करेगा, बाकी अगर मैं समझूंगा कि भाई सबके समझ में आ रहा है। अरे सेकंड चीज यहाँ पर आ जाती है कंट्री। एक स्टूडेंट की कितनी कंट्रीज होती हैं? अब हम अभी फॉरेन नेशनलिटी की बात नहीं कर रहे, ड्यूल नेशनलिटी की हम बात नहीं कर रहे। एक स्टूडेंट की कितनी कंट्री होती है? एक ही एक होती है होती है। सर। एक ही होती है। इसी तरह से एक सिटी होती है। तो ये इसका एक और भी चीज है जो कि हम डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहे हैं तो कंट्री का नेम मैं यहाँ लिख दूं। लेकिन यहाँ पर एक और रूल है। पहला रूल तो मैंने ये आपको बताया, जो चीज एक से ज्यादा होती है उसको हम क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं, उसको हम कॉलम नहीं बनाते। एक और रूल ये है कि कोई भी चीज जो कि एक लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट करती है, एक एलओवी क्रिएट करती है,
एक कलेक्शन बनाती है जिससे मैं बाद में सेलेक्ट कर सकूं, वो कभी भी आपके पास नेम स्टोर नहीं होता। ठीक है? चाहे वो कंट्री का हो, चाहे वो सिटी का हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्री आईडी स्टोर करेंगे। इसका ऑब्वियसली कोई अलग टेबल होगा जिसमें कंट्रीज मौजूद होंगी, जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। ठीक है? तो हम यहाँ पर कंट्री आईडी को यहाँ देंगे और इसको अब ये फिलहाल मैं सेव कर देता हूँ। सर ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। कलेक्शन तो नेम्स की भी हो सकती है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं सर। देखिए, एक स्टूडेंट का एक ही नाम होता है, कॉलम बन गया। एक स्टूडेंट का एक ही फादर नेम होता है, कॉलम बन गया। स्टूडेंट की आईडी एक ही होगी, कॉलम बन गया। कंट्री आईडी मैंने इस वजह से दी है कि ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट करेगा ना। अब इस लिस्ट ऑफ वैल्यू को में कभी भी नाम स्टोर नहीं होता, हम इसको सिलेक्शन में देंगे। हम क्या करेंगे, जो हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे उसमें ये करेंगे कि अगर हम बाहर के लिए पेज बना रहे हैं तो कंट्री को जब सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रेलेवेंट सिटीज आएंगी, जिसको हम एजेक्स के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर एक कंट्री का नेम स्टोर कर देता हूं तो कभी भी ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा कि कंट्री की सिलेक्शन पे रेलेवेंट सिटी आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जरूरी है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस किस्म का होना चाहिए। इस वजह से हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं आपको कि आपको ये कॉन्सेप्ट बनेंगे तो हम एप्लीकेशन की तरफ आए। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? यानी लिस्ट ऑफ वैल्यू जहां पे होगी ना वो अलग आपके पास वो बनेगा। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट आईडी को हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी की बना देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास ऑल्सो ऑटो जनरेट भी होगी, तो इसको हम चेंज करेंगे और इसको अलग से हम ऑटो इंक्रीमेंट इसके अंदर लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये आपके पास बन गया। अब जैसे मैंने यहाँ से आपसे कहा कि कंट्री का अलग टेबल बनेगा, तो एक अलग टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गए ecom mydb के अंदर और कंट्री का एक टेबल हमने बना दिया। ठीक है, तो हमने कॉलम जो पहला नेम है इसका वो हमने दे दिया कंट्री आईडी, इंटीजर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम कंट्री नेम दे देंगे। तो कॉलम के नेम ऐसे देने कि उसके अंदर ना स्पेस ना है, अंडरस्कोर लगा सकते। दे देंगे वॉचर, दे देंगे 100। ठीक है, अब ये जो बच्चे कॉलम है ना मुझे फिलहाल यहाँ नहीं चाहिए, तो इसको ना आप डिलीट कर दे या फिलहाल इसको बस इतना ही रख लेंगे और इसको आप सेव कर देंगे। तो ये आपके पास रिक्वेस्ट जो है आपकी प्रोसेस हो। सर नीचे वाले गो से होगा, ये वाले कॉलम में कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा, उसके बाद वहां से नहीं आएगा, नहीं, ड्रॉप कर दिएगा। ये जो है इसको हम डिलीट मार देते हैं। सर ये इसको अभी सर कोई नेम देके ना गो पे क्लिक कर देंगे नीचे वाले, फिर स्ट्रक्चर में जाके इसको ड्रॉप कर देते हैं। वो तो तरीका है, जैसे मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, सर लेकिन यही कॉलम सब। सर कॉलम नेम डिफरेंट, सर कॉलम नेम डिफरेंट अभी जाएगा ही नहीं है। हाँ, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें सर नीचे फिलहाल। वाले गो, सर नीचे वाले गो से, ऊपर वाले गो से नहीं होगा सर। हम्म, ठीक है, तो ये तो ना फिलहाल हमें करना चाहिए ना। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना कंट्री के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलम्स है वो हम यहाँ डिलीट मार देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ 2 कॉलम्स यहाँ रिक्वायरमेंट। यहाँ से आप जाके इसके अंदर ऑपरेशंस में सर वहीं पर ऑप्शन था ड्रॉप का, ये वैसे प्राइमरी की के बराबर में। हाँ वो तो है, लेकिन मैं सोच रहा था कि चल एक एक कर करेगा। कर देना सर। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से कंट्री आईडी जो है जनरेट हो गई। अब इसके अंदर जो है ना इसको प्राइमरी की कर देते हैं और साथ ही साथ इसको हम जनरेट भी कर देते हैं। तो प्राइमरी की करने के बाद इसमें चेंज के ऊपर जाएंगे और इसको ऑटो इंक्रीमेंट इसके ऊपर आएगा। अब यहाँ जो कंट्री आईडी हम जनरेट करेंगे वो हम वहां पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इसको दे दिया पाकिस्तान,
दूसरे को हमने यहाँ पर दे दिया इंडिया। ओके, अब जब हम कंट्री के ऊपर जाएंगे यानी स्टूडेंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मुझे वो कंट्री आईडी जो हमने वहां दी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इन फ्यूचर में जब इसके हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे तो उसमें हम ये काम करेंगे, कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रेलिवेंट सिटीज आ जाएंगी। अब बार बार मैं सिटीज का नाम ले रहा हूँ तो यहाँ पर हमें मजीद एक कॉलम हम दे देंगे जिसका नाम सिटी आईडी होगा। सिटी आईडी में क्यों दे रहा हूँ? सिटी आईडी भी इसी तरीके से क्योंकि ये लुकअप है और ये डिपेंडेंट होगा पहले वाले कॉलम के ऊपर। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कॉलम ले लेंगे सिटी आईडी। ये आपके पास एक और कॉलम आ गया। अब इसके अंदर फिर आपको एक सिटी का भी टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इकॉन डीबी के ऊपर गए और यहाँ पर आपने एक नया टेबल जो है वो सिटी का बना दिया। इसके अंदर हम 3 कॉलम दे रहे हैं। 3 कॉलम क्यों ले रहे हैं? पहला वाला जो कॉलम होगा वो तो आ जाएगा आपके पास सिटी आईडी का, इसको हम इंटीजर कह देंगे। दूसरा कॉलम इसमें आ जाएगा सिटी नेम का, जिसको हम वाचर कह देते हैं। और तीसरा कॉलम हम यहाँ देंगे कंट्री आईडी का, जिसको हम लिंक करेंगे पहले वाले टेबल से। यानी इसमें हमारा ऑपरेशन ये होगा कि जब हम कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रेलिवेंट सिटीज जो है वो आ जाए, लेकिन पहले इसमें इस किस्म का डाटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखें जो कंट्री की डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहे हैं 1 और 2। तो सिटी के अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन सेव करनी होगी वो इस तरीके से करनी होगी, जैसे हम कराची के अगेंस्ट दे रहे हैं तो इसको दे देंगे हम कराची 1। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ दे दिया लाहौर। 1 का मतलब यहाँ पर ये है पाकिस्तान। इसी तरीके से हम जब यहाँ पर यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया, उसको प्राइमरी की नहीं किया, वो करना उसमें जरूरी है, अदरवाइज आपको मसला आएगा। तो सिटी आईडी के ऊपर जाएंगे, इसको प्राइमरी की करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर देखें हम रिकॉर्ड को डाल के देखते हैं। इसको मैंने कर दिया कराची, मैंने कर दिया 1। इसी तरीके से मैंने कर दिया लाहौर, इसको भी हमने कर दिया 1। फिर इसी तरीके से मुझे इंडिया की सिटीज बनानी है तो उसके अंदर मैंने कर दिया दिल्ली। अब इसके बाद मैं आपको एक सैंपल डेटाबेस देने वाला हूं। तो सैंपल डेटाबेस में जो अभी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, ये बना बनाया होगा, लेकिन वो बना बनाया हुआ कैसे, तो उसके लिए ये सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया। देखिए अभी एप्लीकेशन लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट स्ट्रक्चर लेवल की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर लेवल में भी ये है, एक 1 का मतलब पाकिस्तान है तो उसकी सिटीज आ रही है, 2 का मतलब इंडिया है तो उसकी ये सिटीज आ रही है, और जो कंट्री की हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अलग मौजूद है, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया है। अब स्टूडेंट हम डालेंगे, तो स्टूडेंट डालने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट के ऊपर जाते हैं और इसके अंदर हमने इसको दे दिया, जैसे एबीसी स्टूडेंट है हमारे पास, XYZ इसके फादर नेम है। अब 1 है यानी इससे पाकिस्तान में रहता है और ये लाहौर में रहता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टूडेंट है, ये बीबी, ESYZ इसके फादर है। अब इसके अंदर मैंने इसको दिया 2 फॉर इंडिया और दिल्ली में ये रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो हम आगे चल के देखेंगे, PHP के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टोर होगी और किस तरीके से हम यूज करेंगे। साथ ही साथ अभी हम जो SQL पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि इसको हम ज्वाइन किस तरीके से करेंगे। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कंट्री आईडी की बजाय कंट्री का नेम है, तो इसको हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से देखेंगे कि ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी। इसी तरह सिटी आईडी के अगेंस्ट यहाँ पर सिटीज के नाम आए तो इसको भी हम SQL के थ्रू देखेंगे कि हम मोर देन 1 टेबल्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर मुझे क्यूरी है, हाँ ये बोले। जो नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है कि जिसमें हाँ। मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो अगर हमने उसको मल्टीपल वैल्यूज किया, उसकी आईडी इधर चली गई और उसका टेबल अलग कर दिया, फिर
हो सकता है जो टेबल हमने अलग किया हो उसमें भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो, उसमें भी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो रही हो, वो भी हाँ किसी का चाइल्ड हो। तो ऐसा मतलब हम कितनी लेयर्स तक जा सकते हैं? देखो इसके अंदर वो 3NF फॉर्म जो है ना, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है, उसके अंदर हम जी ये देख रहे होते हैं कि वैसे तो ये पॉसिबिलिटी है, जैसे हमारे पास कंट्री है, फिर सिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर तहसील है, तो हम जा रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये है कि जहां तक हमें रिक्वायरमेंट होगी वहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हम स्टॉप लगाएंगे ना तो वहां पर डीनॉर्मलाइज फॉर्म हो जाएगी, फिर उस स्ट्रक्चर को मैनेज करना मसला हो जाएगा। ओके, आई अंडरस्टैंड, मतलब जहाँ पे आपकी नीड सेटिस्फाइड हो जाए। हाँ, देखिए मेरे पास अमूमन जो हम डेटाबेस बना रहे हैं, उसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये कंट्री और सिटी की, ठीक है। ठीक मुझे है सर। डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तहसील रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो वो मजीद स्ट्रक्चर ग्रो करेगा। इस नहीं तरह नहीं से मैं बिल्कुल, वो और तो आपको रिक्वायरमेंट के एग्जाम, अकॉर्डिंग करता रहेगा। हाँ जैसे ठीक। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे पास एक पूरी स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से कि ऊपर जो है हमारे पास डीसीएम्स होते हैं, फिर उसके नीचे हमारे पास जीएम्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, बिल्कुल फिर बिल्कुल एएम्स होते हैं, बिल्कुल तो सर। वो स्ट्रक्चर ग्रो करता जाता है। क्लियर है सर, ठीक क्लियर है, है, तो उस लिहाज से उसको लेके क्लियर चलो। है। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और भी चीज आती है, एक और भी चीज क्या आती है, जैसे हम ये देखते हैं कि जो जो एग्जांपल मैंने दी थी, उसके अंदर इस तरह से हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे पास जैसे एक इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज की ना, तो एक जो एम्प्लॉय जो होता है ना, उसी में से एक एम्प्लॉय होता है जो बॉस होता है, ठीक है ना। उसी में से एक एम्प्लॉय होता है जो कि बॉस होता है। तो हम जस्ट ये रख रहे होते हैं कि हमारे पास, जैसे लेट्स सपोज मैं आप ही का जो है ना वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, और ये मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अभी स्टूडेंट का नहीं है, स्टूडेंट को आप छोड़ दें, यहाँ पर ये समझ लें एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक जीएम है, उसके नीचे 4 मैनेजर है। तो ये जो मैनेजर होंगे उनका बॉस की नंबर क्या होगा? वही नंबर होगा ना जो ऊपर आ रहा है। हर एक को, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 स्टूडेंट है, ए 1 और 2, ठीक है। अब इसमें 2 रिकॉर्ड में मजीद क्रिएट कर देता हूँ। एक और मैं एक चीज आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, अक्सर ये इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर काशिफ नाम का मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, ये बॉस है, ठीक है, और इन्होंने कंट्री 1 से बिलोंग करता है, ये कंट्री 2 से बिलोंग करता है। मुझे ये बनाना है कि भाई ये जो काशिफ है ये इन दोनों का बॉस है, स्टूडेंट 1 का और स्टूडेंट 2 का। फिर इसी तरीके से मेरे पास जो है काशिफ से ऊपर भी एक साहब को मैंने अपॉइंट कर दिया, जमाल को। इसको मैंने ज्वाइन करवा दिया। अब ये जो है ना, ये जो है बॉस है किसका? काशिफ का, ठीक है। यानी जमाल जो है वो ठीक है काशिफ का सर। बॉस है, और जो ये दोनों है ना 1 और 2, ये काशिफ के अंडर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इसके अलग अलग टेबल बनाऊंगा, ये एक सेम टेबल में मैनेज होंगे, बिल्कुल सही है सर। ये एक सेम टेबल में मैनेज सेम होंगे। टेबल में इसके मिलेगा। अंदर जस्ट हमें एक कॉलम देना होगा जिसका नाम होगा बॉस आईडी, मैनेजर आईडी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस बॉस आईडी से एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर देंगे। फिर ये रिट्रीव कैसे होगा, तो इसके लिए हम एसक्यूएल पढ़ेंगे। जो आज ही का हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे एसक्यूएल क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मजीद कॉलम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट में मॉनिटर है, मॉनिटर अमूमन इस किस्म की होती नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन ही समझ लें कि इसके अंदर एक हिरार्की हमारे पास बन रही होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक बॉस आईडी जो है ना वो हमने क्रिएट कर दी, जिससे हम इस टारगेट को जो है ना वो अचीव कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है ना ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। आप लोग जो है ना प्लीज अपने जो जिस नाम से रजिस्टर्ड है ना उससे लॉग इन होइएगा। अब जैसे ये जकूफुल जिशान, आपका एडमिशन हो चुका है भाई? अगर एडमिशन नहीं हुआ तो चलिए आज क्लास ले लें, फिर ना रजिस्ट्रेशन लाजमी जो है ना वो करवा लें, ठीक है।
अच्छा, तो व्हाट्सएप पे जो है ना मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेज दीजिए, मुझे आपका मेरे ख्याल से आईडी भी क्रिएट नहीं होगी तो उसे एक्टिवेट करना होगा। तो आपने एडमिशन हुआ है तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तो ग्रुप के अंदर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं और हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर नेक्स्ट आईडी किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब देखें ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा तो खुद ये बड़ी कुछ चीजें पढ़ाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन सारा मसला ये है कि ये मुझे मोंगोडीबी के अंदर इस चीजें टफ पढ़ानी है और आपको पूरा जेसन बेस्ड डेटाबेस ही बन रहा है, तो उसके अंदर ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत अच्छे होने चाहिए। और वहां पर हम ये देखेंगे कि अच्छा जो हम मोंगोडीबी में जब डिस्कस करेंगे ना, तो आप मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर उसके अंदर देखिएगा, तो उसके अंदर बार-बार हम रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ये प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। क्या माइक बंद कर लें प्लीज। तो ये सारी चीजें बड़ी सर एक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करना था। हाँ बोले। सर मुझे ये कहना था कि जैसे प्राइमरी की या फॉरेन की हम असाइन करते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं और उसको हम INT देते हैं इंटीजर ना। अब जैसे जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जब मैं दे रही होती हूँ तो मेरा बहुत ह्यूज बल्क में डेटा आता है और वो लैक्स में बल्कि करोड़ में भी चली जाती है। तो उसके लिए क्या हम ये INT ही रखें, इंटीजर उसकी रखें या कुछ और उसका डेटा टाइप रख सकते हैं? देखिए अब हमारे पास जो है ना, अभी जब हम इस किस्म की बिग डेटा के लिए खासतौर पर मोंगोडीबी जो है ना वो डिजाइन की गई है और उसके अंदर वो कलेक्शंस को भी सपोर्ट कर रहा है और उसके अंदर वो डेटा फ्रेम्स को भी सपोर्ट कर रहा है और इसके अंदर वो जो है आपकी जावास्क्रिप्टिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, जेसन को भी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको इतना बड़ा डेटा है तो फिर हम जो है ना उसके लिए मोंगोडीबी जो है ना हमारी फर्स्ट चॉइस है। मोंगोडीबी की जो प्रेजेंटेशन है एक फर्स्ट क्लास की, वो मैंने वहाँ चैनल के ऊपर भी रखी हुई है और वेबसाइट के ऊपर भी रखी है, तो उसको जरा देखिएगा। अभी जो है ना एक दो और मैं मोंगोडीबी के उस पर डालूंगा खासतौर पर डिटेल के अंदर ना, तो उसको आप देखिएगा कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं कि मोंगोडीबी का फायदा क्या है और इस वक्त जो इतनी ज्यादा वो वेब एप्लीकेशन के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो इन है, तो उसका मेन रीजंस जो है ना वो क्या है। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा था, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये समझ लिया आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे तो वहां पर भी एक चीज आ जाएगी कि अच्छा जैसे लेट्स सपोज हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है। अब फैमिली के अंदर भी क्या, जैसे मैं हूँ, मेरे फादर हैं, उनसे ऊपर मेरे दादा थे, उनसे ऊपर मेरे परदादा थे, तो क्या इन सबका अलग अलग टेबल बनेगा? कौन बताएगा? मेरे फादर का अलग टेबल बनेगा, मेरे दादा का अलग टेबल बनेगा, मेरा अलग टेबल बनेगा, मेरे बच्चों का अलग टेबल बनेगा? नहीं। हाँ, नहीं सर। फिर क्या करेंगे? सर ये इसी सर तरह है कुछ ना जैसे यूनिकनेस दे देंगे, कुछ यूनिक चीज दे देंगे जिससे पता चल जाए कि भाई ये दादा है, ये वालिद साहब है, ये बेटे हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, इसमें बहुत सिंपल है यार, हम लोग देख रहे हैं। अब आजकल क्या हो रहा है कि जहां पर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि अपने पेरेंट का NIC नंबर लिख दो। ऐसे करते हैं ना। एक ही डेटाबेस बनेगी, एक ही टेबल बनेगा, उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉलम होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। आप नादरा का कोई भी फॉर्म उठा के देख लो, उसमें सब में यही लिखा होता है कि आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, सब पे यही लिखा होगा। डिफरेंस क्या आता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपके पेरेंट का NIC क्या है, पेरेंट्स आपके मदर का NIC क्या है, आपके फादर का NIC क्या है, उससे हम पूरा स्ट्रक्चर मैनेज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अच्छा जो मदर का फादर का NIC होगा ना, वो भी उसी टेबल के अंदर होगा, उसी डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ होगा, तो एक ही टेबल बनेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक ही टेबल बनेगा, सिर्फ डिफरेंस उसमें ये आएगा कि जो पेरेंट का NIC नंबर का एक कॉलम बनेगा, उसके अंदर हम पेरेंट का NIC लिखेंगे, उससे हम पूरा स्ट्रक्चर रिट्रीव कर लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बॉस आईडी के अंदर बॉस का P नंबर आपको लिखना है या बॉस की आईडी लिखनी है, जहां से हम इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है जी, इस बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गए? हाँ सर ये बॉस वाला कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा सा नहीं सर, ये मतलब कि काशिफ जो है वो ABC और ABB का बॉस है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे तो कुछ यूनिकनेस है ही नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखो लेट्स सपोज हमारे पास ये दोनों जो है ना, ये है काशिफ के अंडर, तो मैं इसमें एडिट में गया, इसको मैंने दे दिया जनाब काशिफ के अंडर। ठीक है जी, ये काशिफ के अंडर चले गए।
ये भी जनाब काशिफ के अंडर है। काशिफ के अंडर चलेगा ये। फिर उसके बाद जनाब काशिफ जो है वो जमाल साहब के अंडर है, जमाल साहब चले गए। अभी फिलहाल जमाल साहब जो है ना वो बॉस है, यानी हमने स्ट्रक्चर यहीं तक रखा हुआ है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, यानी ये हमारे सीईओ है, तो इन पे हमने जीरो रखा हुआ है। जीरो का मतलब कि ये हमारे पास मेन बॉस जो है ना वो यही चल रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पास नादरा की डेटाबेस के अंदर हमारे परदादा या उनके परदादा की इंफॉर्मेशन थोड़ी होगी, ज्यादा दादा तक की इंफॉर्मेशन होगी, तो दादा के बाद क्या लगा हुआ होगा? जीरो। यानी इससे ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये माइग्रेट करके आए व्हाट्सएवर जो भी करके आए, उससे नीचे जो पूरा ट्री स्ट्रक्चर होगा ना वो हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से बने। अब जो नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास यहाँ पर वो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यानी हमने ये इंफॉर्मेशन तो बना ली, इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज डेटाबेस। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई क्यूरी करनी है, जैसे लेट्स सपोज हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना इस पूरे खानदान के अंदर ये दोनों कजन है या नहीं, इस किस्म की क्यूरीज। ये कंट्री के जो है इसमें कितनी सिटीज मौजूद हैं, या इस कंट्री के कितने स्टूडेंट हैं, इस सिटी के कितने स्टूडेंट हैं, तो ये सारी क्यूरीज है। तो इनको हम देखेंगे किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे और उसको हम यूज करेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई। सद्दाम, आपने लेट ज्वाइन किया है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। तो मैं सब लोगों को यही बता नो रहा सर, था। कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि मैंने, ठीक है, देखिए अब जो आप लोगों को अगर मैंने सर रिपीट हो जाए 2-3 हाँ मिनट के लिए तो रिपीट तो हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, वो नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो तो बिल्कुल हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे थे। आप ये समझ लें कि अच्छा फुल फ्लैश जो है ना क्लास हो रही है ये, जी और इसके अंदर हम पेज से जाएंगे, तो इसको मिस भी नहीं करें, और अगर मिस कर रहे हैं तो लाजमी वीडियोस देखें, क्योंकि हर क्लास के लिए जो प्रीवियस क्लास है उसकी प्रीरिक्विजिट्स है, अगर वो आपको नहीं आती चलो तो आप नहीं पढ़ सकते इसको आगे, ठीक है। हाँ भाई, ठीक क्लियर है सर यहाँ ठीक तक? आगे जी चले। ये वाला जो खानदानी स्ट्रक्चर मैंने बताया ये किस तरीके से बनेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का मैंने स्ट्रक्चर बताया कि वो किस तरीके से बनेगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई हर वो चीज जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्रिएट करती है उसकी आईडी स्टोर करते हैं, उसका लुकअप एक बनाते हैं, फिर हम आगे चल के पीएचपी में जब जाएंगे तो एप्लीकेशन बनेगी, वहां पर हम ये करेंगे, कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो रेलेवेंट सिटी आ जाएगी, फिर अगर थर्ड लेवल है सिटी को सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर फोर्थ लेवल है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे तहसील आ जाएगी। तो इसके सबके लिए जो है ना वो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो ये वाला ये स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे हम बहुत ज्यादा फोकस जो है ना वो इसके ऊपर कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, चलेंगे हमारी डेटाबेस तो बन गई, फिलहाल हमने इसको यहीं तक रखना था, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एक फुल फ्लैश जो है ना डेटाबेस दूंगा और उसको जो है ना वो हम यूज करेंगे। अब जैसे कि इस डेटाबेस को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर आप इसको अपने पास इंपोर्ट भी कर लेंगे, और ये आज की जो अटैचमेंट मैं आपको दूंगा वीडियो के नीचे जो लगी हुई होगी उसके अंदर से वहां से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और इसको गो कर देंगे, तो ये ecom-mydb के नाम से ये एक्सपोर्ट जो है वो हो गया है। इसको सेव कर देता हूं मैं। अच्छा, ओपन फोल्डर करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अमूमन मैं जितनी भी चीजें आपको दूंगा वो सब जिप फॉर्म के अंदर होगी, वो आप जो है ना उसको अनजिप करके जो है वो यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने एक छोटी सी डेटाबेस जो है वो क्रिएट की। अच्छा, इसको दोबारा इंपोर्ट करना हो आपको, यानी इसी डेटाबेस को, तो आप एक नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे, जिसको मैंने नाम दे दिया माई न्यू DBMS। क्रिएट कर देते हैं, तो माई न्यू DBMS जो है वो आपकी यहाँ पर आ गई। अब इसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट के ऊपर जाऊंगा, इसको ब्राउज करूंगा, और यहाँ पर जो भी डेटाबेस है जैसे ecom-mydb, इसको मैंने ओपन किया और इसको मैं गो कर दूंगा, तो ये आपके पास डेटाबेस जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये माई न्यू DBMS के अंदर वही सारे टेबल्स जो है वो नजर आ रहे हैं जो कि अभी हमने देखे थे। तो ये तो स्ट्रक्चर जो है ना मैंने बना दिया। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाए, जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाए, आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना,
वो होता है आपके पास जो है डेटाबेस। तो आपकी डेटाबेस जो है ना सबसे पहले बनी हुई होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट ये है कि अभी आपने हमारी वेबसाइट देखी है, ठीक है? वेबसाइट में आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसी का क्योंकि असाइनमेंट है। ठीक है? इस आप वेबसाइट के ऊपर देखें तो हमने जो हमारे जो कोर्सेज़ हैं, हमारी जो वीडियोज़ हैं, उनको हमने लिंक किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? यानी आप किसी भी लिंक पे देखिए ऊपर भी आईडी भी आ रही है, तो बेसिकली आप भी इसी किस्म की एप्लीकेशन बनाएँगे, बैकग्राउंड पे वो सारा स्ट्रक्चर होता है, फ्रंट एंड पे तो यही सब चल रहा होता है, ठीक है ना? तो आईडी 2 के ऊपर ये हमारे पास वीडियोज़ जो है ना वो पड़ी हुई है, इस तरह से हमने मोंगोडीबी जैसे वीडियो पड़ी हुई है, आईडी 4 के ऊपर पड़ी हुई है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये लेटेस्ट के नाम से हमने बनाया हुआ है, ये रिकमेंडेड के नाम से बनाया हुआ है। तो ये वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन है, अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन में अगर आप मज़ीद चले जाएँ तो इसके अंदर क्या है, आपके पास टाइटल है, आपके पास पोस्टेड डेट है, आपके पास पब्लिश है, ठीक है? अब इसमें हमने क्या किया है कि एक ही टेबल आपको बनाना है। ये असाइनमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये आपको डेटाबेस क्रिएट करनी है, सही है? वैसे तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये आपके पास पूरी वेबसाइट भी मौजूद है, तो ये मैंने कहा सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल यही है। तो आपको क्या करना है, एक ही टेबल बनाना है जिसके अंदर हमें ये डालना है कि ये वीडियोज़ जो है कौन-सी आपके पास लेटेस्ट है, कौन-सी रिकमेंडेड है और कौन-सी सब्जेक्ट वाइज़ हम उसको उठाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे अब हम इसको चले जाते हैं साइन इन के ऊपर ना, तो साइन इन के ऊपर हम जब जाते हैं तो हमारे पास वीडियोज़ की जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादा टेबल नहीं है, 3-4 टेबल है, ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको असाइनमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट को ज़रूरी है कि पहले वो रजिस्ट्रेशन करेगा, तो रजिस्ट्रेशन के भी सारे कॉलम यहाँ आ गए, यही आपको बनाने हैं। आप देख लें इसमें कौन-कौन से कॉलम है, तो वो आप जो है ना इसके अंदर बना लेंगे। फिर उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फिर उसमें आपके पास लॉगिन आ जाता है। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर से ही लॉगिन निकलता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर से ही आपके पास लॉगिन निकलता है और इसको आपने देखना है कि लॉगिन का टेबल किस तरीके से बनेगा। अच्छा, ये सब कुछ उसी में से है जो कुछ मैंने पढ़ाया है, उससे बाहर नहीं, ठीक है? अब इसके अंदर आप जाएँ तो यहाँ पर हमने एक और यानी अच्छा यहाँ पर ये बात याद रखें कि वीडियो का एक ही टेबल है। उसी में लेटेस्ट मौजूद है, उसी में रिकमेंडेड मौजूद है, उसी के सब्जेक्ट वाइज़ मौजूद है और उसी के अंदर हमने इसको रखा हुआ है जो पेड वीडियोज़ हैं वो लॉगिन में नज़र आएँगी। अब उसके बाद इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये अभी मैं क्लास से पहले सब लोगों को बता रहा था कि अब हम आप लोग करेंगे ये कि हम एक तो हर लेटेस्ट वीडियो के अंदर आपको लॉगिन के अंदर जो मिलेगी, वो मैं अपने नाम से ना उसके अंदर ये डाल दूँगा अटैचमेंट, जो भी असाइनमेंट होगा, जो भी क्वेश्चन्स होंगे, वो एज़ अ टाइम अटैचमेंट आप डाल देंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इन फ्यूचर में जो असाइनमेंट होगा, वो यहीं पर आप मुझे सबमिट करा देंगे, मैं इसको देख लूँगा, ठीक है? फाइल ब्राउज़ करके आप उसको सबमिट करा देंगे। तो ये भी आपको बनाना है। यानी अच्छा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 टेबल है, ज़्यादा टेबल नहीं है। तो कमेंट्स बनाने जो हर वीडियो के अगेंस्ट हो गए। अब एक वीडियो के अगेंस्ट हमारे पास एक से ज़्यादा कमेंट्स हो सकते हैं। कमेंट्स में कोई लंबी-चौड़ी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक फाइल चाहिए और ज़्यादा डेट हो जाएगी। एक वो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट भी आ जाएगी। तो ये आपका असाइनमेंट है। हाँ भाई, बन जाएगा? जी सर, बन जाएगा। ठीक है, सर मैं वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे? वो तो सर वीडियोस अपलोड करना तो नहीं आया ये अभी तो पूरा डेटाबेस में, सर वो और कैसे पीएचपी करेंगे? पढ़ानी है ना यार, पीएचपी तो अभी तो अगर मैं जिस क्लास के अंदर बैठेंगे तो अभी 3 क्लास हुई है इसकी, ठीक है? तो उसमें तो अभी से सब कुछ थोड़ी आ जाएगा। अच्छा, इन द एंड ऑफ द कोर्स सर हाँ, इन द एंड ऑफ द कोर्स इंशाल्लाह आ जाएगा। हाँ, वो तो ऐसी बात है, वो कंप्लीट वेबसाइट बनवानी है, अभी आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी देंगे, आप मुझे फुल फ्लेज से अच्छी वेबसाइट बना के दिखाएँगे, है ना? तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टॉपिक भी आप खुद चूज़ करेंगे जिस पे आपको साइट बनानी है, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, चाहे वो न्यूज़ की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो। उसके अंदर आप एडमिन पैनल किस तरह से बनाएँगे, मेंबर पैनल किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें हमें खुद से डिज़ाइन करनी है। तो फिलहाल हम ये यस कह सर। रहे हैं सर कोई कि क्वेरी हो तो जब भी पूछ लेंगे। हाँ, बोले?
मैं कह रहा हूँ सर उसमें अगर कोई क्यूरी वगैरह होगी तो भी सर पूछ लेंगे आपसे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। मैं तो ये जस्ट आपको ये दिखा रहा था कि अभी फिलहाल इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये है कि हमारे पास जो ई बुक्स का कलेक्शन जो है ना वो आपको मिल जाएगा। इसमें हर जितने भी नोट्स होंगे, जितने भी बुक्स वगैरह होंगी, वो सब मैंने रख दी है। उसके अंदर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो ना, तो वो यहाँ पर आप जो है नीचे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? तो उसका भी आपको ये फिर जैसे मैं आंसर नहीं दूँगा, कोई स्टूडेंट भी आंसर दे सकता है, उसको पता है उसका, तो टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको देखें। अब देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ें इसमें यूज़ की हुई हैं, जो कि ब्राउज़र के अंदर ही हम इसको खुलवा रहे हैं, लेकिन ऑल्दो ये डाउनलोड हो सकती है। ओके जी, तो असाइनमेंट सब लोगों को क्लियर हो गया? ये स्टार्टिंग असाइनमेंट है। इसके अलावा हम लोग जो है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाकर ये सब लोग जमा करा लेते हैं। अच्छा देखिए बात सुने, इसमें करना ये है कि चाहे पूरी डिफिकल्ट लग रहा है, जितना आप लोगों से बने ना उतना बना लो। ठीक है? जैसे खाली रजिस्ट्रेशन पेज बन रहा है, ये टेबल बना लो, ये तो बन जाएगा ना। सिंपल है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन में जो नज़र आ रहा है वही डालना है। वीडियोज़ का भी वैसे आसान है, कोई इतना सर मुश्किल नहीं है। रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन बना ले, जो बन सकता है उतना बना ले। बकिया जो है ना वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर ना, सर कैसे इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना-अपना एक लेवल होता है, लेकिन उसके बावजूद जिसको समझ में ना आए, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कल आप कॉन्टैक्ट कर लें, कल बना लें या वेडनेसडे की क्लास के बाद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तो मायसीक्वल जो है ना वो चलेगी हमारे पास, उसके अंदर देखेंगे ये चीज़ें किस तरीके से सर आप कितना चाह रहे हैं, कितना कितना सर आपने क्या असाइनमेंट दिया सर, पूरी वेबसाइट बनाने का या मतलब कि पूरी वेबसाइट वेबसाइट? के तो 4 टेबल है। सर टेबल्स तो बन जाएंगे सर, लेकिन उसमें वीडियोस कैसे इंपोर्ट कराएंगे हम? यार अभी तो मैंने सिंपल वीडियो का नाम दिया हुआ है सिंपल। अब इसमें मज़ीद कहानी अगर देख रहे हो तो वो ये है कि अगर ये मेरी ड्राइव की वीडियो होती है तो ये चल रही है आपके पास वीडियो वहाँ से, क्या कहते हैं, जो हमारी होस्टिंग है वहाँ से चल रही है। और अगर यूट्यूब की वीडियो है तो ये भी चल रही है यूट्यूब से। उसका जिस समय लिंक आ रहा है। ठीक है? यस सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो जितना आप जो है ना इसको बनाएँगे उतना बना लें। कम से कम ये है कि आप जो है ना ये रजिस्ट्रेशन पेज बना लो। चलो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना डिफिकल्ट लग रहा है। रजिस्ट्रेशन पेज की डेटाबेस तो बन जाएगी ना? जी सर बन जाएगी। यस सर बन जाएगी। चले कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पूरी डेटा बना लो वेबसाइट की डेटाबेस। वेबसाइट तो नहीं बनवा रहा, डेटाबेस बना लो उसको। तो वो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, कि उसको किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से बनाएँगे। अब देखिए एसक्यूएल के लिए हमारे पास जो है ना डेटाबेस का होना ज़रूरी है, एक अच्छी डेटाबेस का। तो उसके लिए हम आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मैं आज की अटैचमेंट के अंदर आपको दे दूँगा, तो उसको आप लोग देख लेंगे। तो उसको अभी फिलहाल मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग देखते हैं इसको इम्पोर्ट किस तरीके से करेंगे। ये बेसिकली ई-कॉमर्स की डेटाबेस है और हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी जो आपको हम पीएचपी के प्रोजेक्ट के अंदर बनवाएँगे, उसके अंदर आपको एक शॉपिंग कार्ट कवर करवाएँगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक शॉपिंग कार्ट बनाते हैं। फिर उसके अंदर आपके पास चेकआउट किस तरीके से होता है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है, लॉगिन किस तरीके से होता है। तो ये कंप्लीट उसका प्रोसेस है। उसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है बनेगा। ये हमारे पास ई-कॉम डीबी की पूरी डेटाबेस जो है वो नज़र आ रही है। अटैचमेंट अभी मैंने बताया तो था, दोबारा बता देता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, जब लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर जो वीडियोज़ हैं साइन इन के बाद मिलेंगी। जैसे लास्ट टाइम मायसीक्वल की मैंने क्लास ली थी ना, इसकी डिटेल में हम जाएँगे तो नीचे नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर जो है ना मेरे कमेंट्स होंगे। डियर स्टूडेंट काइंडली डाउनलोड द पीएचपी थर्ड क्लास सोर्स कोड। अब इसमें डाउनलोड अटैचमेंट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी? क्लियर है? आगे चलते हैं।
जैसे मैं व्हाट्सएप वाला जो है ना चक्कर वो खत्म करना चाह रहा हूँ, इसमें ये है कि हमारे पास सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, एक फोरम बन जाएगा कि कोई भी असाइनमेंट्स आए थे क्लास वाइज आप देख पाएंगे। अगर इन फ्यूचर में आपको रिवीजन करनी हो, आपको देखना हो यार किस क्लास में क्या असाइनमेंट हुआ था, क्या चला था, सर ने क्या असाइनमेंट दिया था, ये क्या अटैचमेंट उसके अंदर थी, तो आप इजीली उसके अंदर आपके पास रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे आज की डेटाबेस की। PHP माई एडमिन के ऊपर हम जाएंगे और ecom db की जो डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, जिसके अंदर कंट्री की इंफॉर्मेशन फुल फ्लैश पड़ी हुई है हमारे पास, सिटी की इंफॉर्मेशन मौजूद है, फिर इसके अलावा प्रोडक्ट्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसमें मैं आपको एक अच्छा सा टेम्पलेट भी दे दूंगा ई कॉमर्स का, जिसके अंदर पूरा ये शॉपिंग कार्ड वगैरह बना हुआ होगा। उसको आप जो है ना बनाएंगे अपने लिहाज से और उसके अंदर देखेंगे, फिर इसके अंदर जैसे पेमेंट मेथड वगैरह बने हुए हैं, शिपमेंट मेथड बना हुआ है, शॉपिंग कार्ड ही बना हुआ है। शॉपिंग कार्ड ऐसा है, हाँ नजर आएगा, डिजाइन हो रहा है, तो ये सारे हमारे पास टेबल, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर जो है ना ecom db सेलेक्ट करते हैं, जब हम इसके ऊपर जा रहे हैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इस डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, इसको गो करेंगे तो ये आपके पास डेटाबेस जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही है, इसको सेव कर देंगे। ओपन फोल्डर कर देंगे और इसके अंदर जो है ecom db, इसको मैं कॉपी कर दूंगा, इसको भी मैं आपको जो है ना शेयर कर दूंगा आज क्लास के वीडियो के साथ। अब इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है कि आपकी जो डेटाबेस है, पहले तो आप डेटाबेस क्रिएट कर लें, इसी नाम से क्रिएट कर लें। तो मैं उसको नाम दे दिया माई न्यू डीबी। इसके अंदर हम इंपोर्ट कर देंगे, तो इंपोर्ट पे जाते हैं, इसको ब्राउज करेंगे और ecom db ओपन कर दिया। ये आपके पास डेटाबेस है ना वो आ जाएगी। याद रहे कि सारी चीजें आपके पास जिप फॉर्म के अंदर होगी, तो प्रिंट rar आपके पास होना चाहिए, तो नेट से डाउनलोड हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आप हमारे पास जो अभी हम स्टार्टिंग क्यूरीज वगैरह लिखेंगे वो कंट्री के ऊपर लिखेंगे कि कंट्री की इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से इसके अंदर मैनेज हुई है। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो काफी बड़ा इसके अंदर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नेम है, कंटेंट है, रीजन है, सब है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप तमाम चीजों में देखें तो इसके अंदर कोई भी कॉलम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आती है। देख के बताएं, कोई कॉलम है ऐसा जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आती है? नहीं, ये सब कॉलम है। तो ये एक कभी भी जो स्टैंडर्ड डेटाबेस आप उठाएंगे उसके अंदर आपको यही चीज नजर आएगी कि उसके अंदर आप कभी भी किसी कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आती। अब एसक्यूएल के ऊपर चले जाते हैं। अब एसक्यूएल जिन लोगों को आती है ठीक है, वेल जिनको नहीं आती उनके लिए मैं इसको कवर करवा रहा हूँ। एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर की लैंग्वेज है, ये आपके स्ट्रक्चर को क्यूरी करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैं अपनी वेबसाइट या स्ट्रक्चर बनाया, फिर अभी आपको स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्यूरी करने की लैंग्वेज है ये। अब उसके अंदर एक टेबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो सिलेक्ट के बाद आपके पास आते हैं कॉलम्स। डायरेक्ट का मतलब ये कि सारे कॉलम मुझे सिलेक्ट करने। फ्रॉम के बाद यहाँ पर आता है, जरूरी नहीं है कि हम एक ही लाइन के साथ चीजें लिखें, अलग लाइन लिख सकते हैं। फ्रॉम के बाद यहाँ आता है टेबल नेम।
ये भी मैं एज अटैचमेंट आपको भेज दूंगा, या मैं एसक्यूएल राइट कर रहा हूँ एक अलग से नोटपैड फाइल के अंदर, तो उसके अंदर जितनी भी हमने आज एसक्यूएल की होगी वो सारी आपको मिल जाएगी। तो ये वाली जो क्यूरी है, इसको क्यूरी कहते हैं, ये वाली जो क्यूरी है ये आपको कंट्री के सारे कॉलम्स जो है वो उठा के लेके आएगी। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ 4 कॉलम आ जाए, ये तो सारे कॉलम आ गए। तो अच्छा, ये एक स्टेटमेंट ये ना खुद से भी हमें शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टैरिक के बाद यहाँ पर कॉलम नेम जो है वो मेंशन कर देंगे। जैसे मैं इसको दिया नेम, इसको दिया कॉन्फिडेंस, इसको दिया रीजन, पॉपुलेशन। तो ये क्या करेगा कि कंट्री की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ शो करेगा। इसी तरीके से तो ये आपके पास आ गया सिर्फ 4 कॉलम की इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर जो हमारे पास एक मसला मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सॉर्टिंग फॉर्म के अंदर नहीं है, पॉपुलेशन वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट नहीं है। अगर मुझे इसको सॉर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे फ्रॉम कंट्री ऑर्डर बाय पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करके दे देगा। तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होती है किसी भी चीज को सॉर्ट करने में, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट करना। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे लिख देंगे DESC यानी डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट कर देंगे। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको। तो आज इसको हम जो है वो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको एसक्यूएल को भी खत्म करेंगे और PHP के कनेक्शन बनाकर इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि वेबसाइट के ऊपर सर्चिंग पे ये रहता है और उसके अंदर हम कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे तो वो आपको नजर आ रहा होगा। आगे चल के जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डेटा टेबल यूज किया हुआ है, तो डेटा टेबल आपको यूज करवाएंगे। तो उसमें ये है कि जैसे ही आप कीवर्ड टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें सर्चिंग अप्लाई हो जाती है। जैसे कीवर्ड लिख रहे होते हैं वो सर्च होगा, इसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होता है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के अंदर जो है ना, तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर जो वीडियो जो है वो आपके लॉगिन के अंदर आपको मिल जाएगी और उसी के अंदर अटैचमेंट जो है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोले। सर वो आप अपनी वेबसाइट खोलिएगा कनेक्ट टीचर वाली। हाँ मैं जा रहा हूँ। सर इसमें जो है सर मतलब कि जो साइड के जो पैनल है सर, ये पैनल किस तरीके से बनता है सर? ये इसका आइडिया नहीं है। जैसे सर ये जो होम कॉन्टेक्ट अस वाला सर, ये एक तरीके से पैनल बना हुआ है ना एक, और एक हाँ। पैनल ये बना हुआ है जो लेटेस्ट वीडियो। सर ये पैनल किस तरीके से बनेंगे? देखो मेरे पास ना बेतहाशा टेम्पलेट पड़े हैं, ठीक है मैं सर। आपको दे दूंगा सारे टेम्पलेट, इसमें सब कुछ बना हुआ है। मैं फ्रेंडली स्पीकिंग ये बता रहा हूँ कि मैं डिजाइनर नहीं हूँ, मैं टेम्पलेट यूज करता हूँ। ये टेम्पलेट फ्री मिल जाता है। ये ना HTML5 CS3 JQuery की बेतहाशा टेम्पलेट्स पड़े हैं, इसमें कौन सा आपको टेम्पलेट अच्छा लगे। हाँ? इसमें सारे पेज ना बने हुए होते हैं, इसमें सारे पेज जो है वो आपको बने बनाए जो है ना वो मिलते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे बना हुआ है, तो मुझे थोड़ी कैसे पता है ये कैसे बना हुआ है। मुझे तो ये पता है कि यार अगर मुझे ये यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूँगा। ठीक है, तो ये आपको यूज करना सिखा देंगे कि किसी भी टेम्पलेट को यूज कैसे किया जाता है। टेम्पलेट तो बेतहाशा है। ठीक है, जब भी आप कहते हैं कि डिजाइनिंग की जो जॉब है ना वो तो आपको फ्री में मिल जाती है, लेकिन डेवलपर जो है ना फ्री नहीं मिलता, डेवलप करना पड़ेगा ना। डेटाबेस कैसे इंटरेक्ट होगी, चीजें कैसे यस बनाएंगे, सर, ये ठीक तो है सर, समझ में आ गए।
सर हाँ, ये सर एक क्लास रख के ना सर ये टेम्पलेट्स को सही से यूज प्रॉपर यूज करना भी सिखा नहीं, ये तो दीजिए मैं सर। पूरी क्लास ही इसी चीज की है कि टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन, ये टेम्पलेट इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे, और हम जो अपनी साइट को लेके चलेंगे ना वो टेम्पलेट बेस ही लेके चलेंगे। तो इसमें सर्चिंग कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे ओके बनेगा, लॉगिन कैसे थैंक यू बनेगा, सर। आपका एडमिन पैनल कैसे आएगा, तो वो तो हमें टेम्पलेट के ऊपर ही कवर करवाना है। क्योंकि आप जैसे अभी मैं जो HTML लेके चल रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, सिंपल सी है, उसकी कोई साइट थोड़ी बनेगी। इसमें यह होता है कि HTML5 से हिस्ट्री jQuery बेस्ड टेम्पलेट्स हैं और इसके अंदर आपको सब चीजें बनी बनाई मिलती है। जस्ट आपको अभी से देखिए इसमें पेजेस भी है ना सारे बना के देंगे, अबाउट का, फुल विड्थ का, एरर का। जैसे अगर मुझे एरर पेज भी मैं डिजाइन नहीं करूंगा, एरर पेज भी ऐसा बना हुआ होगा, अगर कोई मुझे एरर शो करवाना है तो मैं उसको यूज करूंगा। फुल विड्थ का अगर मुझे पेज बना हुआ है तो मूवी से बना के दिया हुआ है, तो सर्विसेज को बना के दिया हुआ है, उसमें गैलरी हुई है। अब ये इस तरीके से मेन्यू आ रहा है, बना हुआ है यार, मैं तो उसको यूज करूंगा। हाँ, मुझे यूज करना आना चाहिए, यूज कैसे होगा? अगर उसको डायनामिक करना है ओके वो ओके इस सर। तरीके से होगा, और उसको यूज किस तरह से होगा। सर मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। हाँ बोले। सर वो मुझे ग्रुप में ऐड हो गया हूँ मैं, काइंडली आप मेरे ये LMS का जो है एक्टिवेट कर दें ताकि मैं जो बिल्कुल है बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप अच्छा, कंटेंट ले सकूँ। मेरा नंबर भी आपके पास होगा इंशाल्लाह। अभी मैं आफ्टर क्लास है ना, पहला काम मैं ये करूंगा कि आपका अकाउंट में एक्टिवेट कर दूंगा, तो आप जो है ना उस पे लॉगिन हो मैं पाएंगे। फिर भी कोई मसला है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं सर ईमेल सर अपनी ईमेल जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूँ या आपको पर्सनली नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भेज करूँ? दो, इसमें क्या मसला है, अलग से ठीक भेजने सर तो मैं अलग से। हाँ बोले। सर मैं सालेहा बात कर रही हूँ। मैं भी रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ, ना व्हाट्सएप पे हूँ ना मुझे आईडी पासवर्ड है। नहीं, ऐसा थोड़ी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों की रजिस्ट्रेशन मेरे पास कोई भी है। अच्छा यासिर साहब ने आपको नहीं बताया? नहीं, ऐसा मुझे बताया था, मैंने आपको, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर। देखिए यहाँ जो है ना, ये हमने यूज किया हुआ है। आपका अकाउंट एक्टिव है, आपका यही है ना, सालिया लतीफ। जी सर बिल्कुल। जी सर। आपने जो पासवर्ड डाला है आप उससे लॉगिन करें। पासवर्ड तो मुझे थोड़ी पता होता है, इंटरप्रेट फॉर्म की तरह हमने रखा हुआ है। ठीक है वो ठीक है, मैं लॉगिन। मुझे असल में कोई ईमेल नहीं आई ना एक्टिव के होने की। अच्छा, नहीं आप उससे लॉगिन कर सकती हैं, मैंने आपका अकाउंट जो है ना क्रिएट कर दिया था। और कौन कह रहे हैं जिनका? और सर मुस्तफ़ा सर व्हाट्सएप ग्रुप मुस्तफ़ा पे हाँ, आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा सर मुस्तफ़ा। अच्छा, ये चेक कर लेता हूँ। देखिए ये जो है ना डाटा टेबल लगा हुआ है इसमें, जी सर यही है। मुस्तफा अहमद, ठीक है, आपका एड्रेस ये आपका है। जी सर। आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया, आप जो है ना लॉगिन जो है ना वो कर सकते ठीक है सर, सर। थैंक और यू। व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। हाँ, क्या कह रही हैं, समझा नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड नहीं हूँ मैं। अच्छा, वो व्हाट्सएप पे तो यासिर को बोल देना, वो कर देंगे ऐड। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो आज इसको हम यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।